गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा विज्ञान 1 का पाठ 10वां और पाठ 10 जो है हमारा अंतरिक्ष अभियान शुरू है। और उसमें आज जो हम लोग भाग देखने जा रहे हैं बेटा, वो है अन्य ग्रहों के अभियान। ठीक है। और अन्य ग्रहों के अभियान के पूर्व, इसके पूर्व वीडियो में चंद्र से पृथ्वी से दूर गए अंतरिक्ष अभियान देखे, फिर चंद्र अभियान देखा, फिर मंगल अभियान देखा, है ना। आज जो भाग हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, वो है हमारा अन्य ग्रहों के अभियान। तो अन्य ग्रहों के अभियान में बहुत सारे अभियान जो हैं वो सफल हुए और कुछ असफल भी हुए, परंतु हर एक अभियान से हमें बहुत ज़्यादा मौल्यवान जानकारी प्राप्त हुई है ना। और उसमें हम लोगों ने सौरमंडल की उत्पत्ति और उत्क्रांति के बारे में बहुत ज़्यादा कल्पनाएं स्थापित की, उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की। तो जैसे यहाँ पे आपको बताया गया बेटा, अन्य ग्रहों के अभियान में अन्य ग्रहों का अभियान करने के लिए भी अनेक अभियान जारी किए गए हैं, जिनमें से कुछ यानों ने ग्रहों की परिक्रमा की, कुछ यान ग्रहों पर उतरे, तो कुछ ग्रहों के नज़दीक से उनका निरीक्षण कर आगे निकल गए। मतलब देखिए बेटा, यहाँ पे 3 तरह के निरीक्षण आपको यहाँ पे बताए गए। एक तो परिक्रमा करने के बाद, ग्रहों की परिक्रमा करके एक निरीक्षण, दूसरा यान ग्रहों पर उतरने के बाद किया गया निरीक्षण, और नज़दीक से, ग्रहों के नज़दीक से जाकर उसका किया गया निरीक्षण। इसके अलावा लघु ग्रह, धूमकेतु के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान भेजे गए और लघु ग्रह पर स्थित धूल कण और पत्थर पृथ्वी पर लाने में सफलता भी प्राप्त हुई। मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि हम लोग लघु ग्रह, धूमकेतु का तो हमने अध्ययन किया ही, लेकिन हमने उस लघु ग्रह पर जाकर वहाँ के स्थित धूल कण और पत्थर पृथ्वी पर लाकर उसकी सफलता से जानकारी भी प्राप्त की है। इन सभी अभियानों से हमें मूल्यवान जानकारी यह प्राप्त हुई कि हमारा सौरमंडल कितना पुराना है और सौरमंडल पुराना होने के पीछे क्या कारण है। क्या हमारी पृथ्वी और बने लघु ग्रह एक ही समय पे बने हैं, और वो समय कहाँ से पता चला हमें? उन सभी सामग्रियों से हमें पता चला जो हमने दूसरे लघु ग्रह से, दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर पत्थर और धूलकण लाए थे। उसी से हमें वो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी या वो लघु ग्रह कितना पुराना है, इसकी जानकारी हमें हमारे पृथ्वी पर या फिर हमारे देश में तथा अन्य देशों में ये जानकारी आसानी से प्राप्त की गई। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ। वो है बेटा भारत और अंतरिक्ष अभियान, भारत और अंतरिक्ष तंत्रज्ञान। अब देखिए, भारत और अंतरिक्ष तंत्रज्ञान में आपको यहाँ पे हमारे भारत से भेजे गए अन्य विविध प्रकार के उपग्रहों के बारे में जानकारी बताई गई है, जो कि कृत्रिम उपग्रह है। इसमें PSLV और GSLV, ये 2 प्रमुख उपग्रहों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारत ने भी प्रक्षेपकों के विज्ञान और तंत्रज्ञान में बहुत गौरवशाली प्रगति की है। प्रक्षेपण के लिए अलग अलग प्रकार के प्रक्षेपकों का निर्माण किया है, जो 2500 किलोग्राम द्रव्यमान तक के उपग्रह सभी प्रकार की कक्षाओं में प्रस्थापित कर सकते हैं। मतलब देखिए, जो भी प्रक्षेपक हमने भेजे हैं अवकाश में या फिर स्पेस में, तो उसका द्रव्यमान कितना होता है बताया गया बेटा, 2500 किलोग्राम द्रव्यमान के उपग्रह या फिर प्रक्षेपक हमने पृथ्वी से भेजे हैं। और इनमें PSLV और GSLV, ये दोनों प्रमुख प्रक्षेपक यहाँ पे बताए गए। तो भारत के अंतरिक्ष विज्ञान और विज्ञान में की हुई प्रगति का राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है। मतलब भारतीय विज्ञान या फिर अन्य देशों में विज्ञान की प्रगति में राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में बहुत बड़ा योगदान है बेटा। अब हम लोग सिर्फ भारत की बात करते हैं, तो भारत में दूर संचार यानी कि टेलीकम्युनिकेशन, जैसे मोबाइल से हम लोग बात कर सकते हैं, फ़ोन पे रिंग बज के हमें कॉल आता है, ये सब दूर संचार में आता है बेटा। दूर चित्रवाणी प्रसारण यानी कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, जैसे कि मान लीजिए दूर कहीं देश में कोई लाइव मैच चल रही है, क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच, तो वो दूर चित्रवाणी प्रसारण भी हमें
तुरंत उसी समय पे देखने के लिए मिलता है। और मौसम विज्ञान सेवा, मतलब जैसे मान के चलिए कि मौसम अ, अभी आने वाले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, ये सब हम लोग न्यूज़ में देख सकते हैं बेटा। न्यूज़ में ये पूरी जानकारी हमें बताई जाती है। तो इनके लिए इनसैट और जीसैट उपग्रह श्रृंखला कार्यरत हैं। तो इसके लिए कौन सी श्रृंखला उपयोग में लाई जाती है बेटा, वो है इनसैट और जीसैट। तो इसी कारण देश भर में सर्वत्र दूरचित्रवाणी, दूरध्वनि और इंटरनेट सेवा भी उपलब्ध हो सकी है। मतलब इनसैट और जीसैट के कारण ही हम लोग दूरचित्रवाणी यानी कि टेलीविज़न पे बहुत सारे सीरियल्स, मूवीज, कार्टून देख सकते हैं। दूरध्वनि यानी कि दूर किसी बैठे इंसान के साथ, दूर देशों में किसी बैठे इंसान के साथ बात करना, इंटरनेट सेवा से पूरी दुनिया भर की जानकारी प्राप्त करना, है ना, ये सब पॉसिबल हो सका है। तो इसी श्रृंखला का एड्यूसैट उपग्रह तो केवल शैक्षणिक क्षेत्र के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए बेटा, हमें शैक्षणिक क्षेत्र में उपयोग में लाया जाने वाला यदि कोई उपग्रह है तो वो है बेटा एड्यूसैट। और देश में प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और व्यवस्थापन और आपत्ति व्यवस्थापन के लिए आयर उपग्रह श्रृंखला भी कार्यरत है। जैसे प्राकृतिक संसाधन का नियंत्रण, जैसे मान लीजिए कहीं भूकंप हो गया, ज्वालामुखी फट गया, या फिर कहीं सुनामी आ गई, है ना, या फिर कहीं बहुत तेज आंधी बारिश तूफान आया हुआ है या बाढ़ आई हुई, ऐसे जगह पर आपत्ति व्यवस्थापन के लिए आईआरएस उपग्रह श्रृंखला भी कार्यरत की गई है, जो कि वहाँ पर होने वाली हलचलों के बारे में हमें संस्कृत में जानकारी देती है। तो पृथ्वी पर किसी भी जगह का भौगोलिक स्थान अर्थात उस जगह का अत्यंत अचूक अक्षांश और रेखांश निश्चित करने के लिए IRNSS यह उपग्रह श्रृंखला भी प्रस्तावित की गई है। मान लीजिए कि पृथ्वी पर अगर हमें किसी जगह का भौगोलिक स्थान और उसका अचूक अक्षांश रेखांश प्राप्त करना है, तो उसके लिए कौन सी श्रृंखला उपयोग में लाई जाती है बेटा, IRNSS उपग्रह श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पे जानकारी रखिए के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया बेटा कि अग्निबाण प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे हैं, तुम्बा तिरुवनंतपुरम में, और श्रीहरिकोटा और चांदीपुर में जो कि उड़ीसा में आता है। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कौन कौन सी है, पहली है बेटा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में है। फिर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है। और तीसरी जो कि चांदीपुर उड़ीसा के बारे में जैसे यहाँ पे बताया गया, वैसे ही तीसरा यहाँ पे आपको बताया गया बेटा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में ये अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है। ये हमें जानकारी पता होनी चाहिए। अभी परिचय वैज्ञानिकों का, तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के बारे में यहाँ पे जानकारी बताएगी बेटा, ये हैं हमारे वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। ये हमारे अंतरिक्ष के अभियान के लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन हैं, व्यक्ति है, क्योंकि इन्हीं के वजह से सबसे पहली भारत में अंतरिक्ष के बारे में समिति स्थापन की गई और वो समिति के ये अध्यक्ष थे, इन्होंने उसी की स्थापना की थी बेटा। तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। उनके प्रयत्नों से फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि PRL इस संस्था की स्थापना की गई। 1962 में भारत सरकार ने उनकी अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष समिति की स्थापना कर सन 1963 में देश का पहला उपग्रह प्रक्षेपक केंद्र थुम्बा में स्थापित किया, जो कि अभी मैंने आपको तिरुवनंतपुरम में थुम्बा है यह जानकारी आपको बताई। तो यह सबसे पहले प्रक्षेपक केंद्र 1963 में थुम्बा में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था भारतीय अंतरिक्ष समिति, उसका नाम था उपग्रह प्रक्षेपक केंद्र, जो कि कौन सी समिति द्वारा स्थापन किया गया था, भारतीय अंतरिक्ष समिति द्वारा। उनके ही प्रयत्नों से भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में छोड़ा गया। मतलब विक्रम साराभाई को इस जानकारी के लिए भी याद करते बेटा कि हमारा जो पहला प्रक्षेपक अंतरिक्ष में जो भेजा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी का प्रयत्न था वो था विक्रम साराभाई का। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे ही भारतीय अंतरिक्ष समिति ने पहला उपग्रह प्रक्षेपक केंद्र थुम्बा में स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने इसरो नामक सबसे बड़ी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का गठन किया था। उनके भी जनक
के रूप में विक्रम साराभाई को जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे इस पार्ट के आखिरी भाग की तरफ, वो है बेटा अंतरिक्ष का कचरा और उसका व्यवस्थापन। तो अंतरिक्ष में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कचरा है, और उस कचरे को हम लोग अपने देश अपने भारत बोल रहा हूँ मैं, हमारी पृथ्वी पर लाकर उसको विघटन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कचरा लाना इतनी आसान बात नहीं है। अब ये कचरा आया कैसे? अब देखिए बेटा, ये पूरा पाठ जैसे हुआ अंतरिक्ष अभियान में बहुत सारे देशों ने अपनी अपनी कल्पनाओं से, अपने अपने प्रयत्नों से और अपने अपने वैज्ञानिक तंत्रज्ञान से जो जो प्रक्षेपक अवकाश में भेजे, उन सभी प्रक्षेपकों का एक अलग महत्व है। परंतु उसमें से कुछ प्रक्षेपक सफल हुए और कुछ नहीं हुए। तो जो सफल हुए हैं वो अभी भी घूम रहे हैं, लेकिन जो नहीं हुए उसके पार्ट्स, छोटे मोटे नुकीले पार्ट्स या फिर बहुत बड़े बड़े पार्ट्स भी हैं, जो कि अंतरिक्ष में अभी भी चारों ओर घूमते हैं, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। और उस वजह से यदि कोई स्पेस शटल या फिर अवकाशयान अवकाश में भेजा गया, प्रक्षेपक भेजा गया, तो उसमें वो बाधा निर्मित करते हैं। तो इस कचरे का व्यवस्थापन कैसा हो, यहाँ पर आपको इस पैरा द्वारा बताया गया बेटा, पैराग्राफ द्वारा। तो कृत्रिम उपग्रहों के साथ अन्य मानव निर्मित वस्तुएं पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। ये परिक्रमा क्यों करती है मैं बताना चाहता हूँ बेटा आपको, कि जब भी कोई वस्तु हम लोग अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो जिस वेग से उसे भेजा जाता है उसी वेग से वो जब भी स्थापित होती है तो उसी वेग से घूमती रहती है। यदि मान लीजिए कि कोई आदमी या कोई पर्सन या कोई ह्यूमन बीइंग अगर अंतरिक्ष में गया, तो उसका जो शरीर है, उसका शरीर स्पेस में एक जगह से स्थापित हो जाने के बाद वो फट जाएगा, क्योंकि हवा जो होती है वो हमारे शरीर की जो हवा है वो अपने आप शरीर का आकार बढ़ाने का काम करने लगती है, और हवा बढ़ने की वजह से, हवा का वेग बढ़ने की वजह से अपने आप हमारा जो शरीर है जो वो फूट जाता है, चारों ओर उस छिन्न विच्छिन्न स्वरूप में वो बन जाता है। इसलिए एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी कभी भी अवकाश में हवा मिली, हवा पहुंची, तो वो हवा अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देती है अपने आप, है ना। तो ये हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक बात है बेटा। तो मानव निर्मित वस्तुएं और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो जिनमें अब निष्क्रिय उपग्रह यानी कि बिना काम वाले उपग्रह, प्रक्षेपकों के समय अलग हुए खंड। अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे खंड तो पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं, परंतु कुछ कुछ खंड वापस नहीं आते, और वो प्रक्षेपकों के साथ साथ स्पेस में, अवकाश में ही घूमते रहते हैं। कोई उपग्रह दूसरे उपग्रह से या अंतरिक्ष में स्थित किसी पिंड से टकराने पर निर्माण हुए टुकड़े, ये सभी वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कौन कौन से और उपग्रह हैं जो कि किसी वस्तु से टकराने की वजह से, या कोई उपग्रह घूम रहा है उसको टकराने की वजह से वो खुद को तो संभाल नहीं सकता, बचा नहीं सकता टकराने से, तो जो कार्य कर रहा है वो भी बिगड़ जाता है, और जो नहीं कार्य करता था वो दूसरे के टुकड़े कर देता है। तो इसके अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएं के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो सन 2016 के एक अनुमान के अनुसार ऐसी निरुपयोगी वस्तुओं के 1 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले 2 करोड़ टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं। 2 करोड़ टुकड़े, सुनिए बेटा, 1 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले, मतलब 1 सेंटीमीटर पता है ना आप लोग को। ये देखिए यहाँ तक आप लोग को, ये जो टोक है ना पेन की, ये यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। इससे बड़े कितने सारे टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर ऐसे 1 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले 2 करोड़ टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं, और ये सभी अंतरिक्ष में हैं, और ये सभी अंतरिक्ष का कचरा है। तो इन कचरों के बारे में नियोजन करना बहुत ज़रूरी है, उसी को हम लोग व्यवस्थापन कहते हैं बेटा। तो ये कचरा कैसे निकाला जा सकता है? तो ये कचरा कृत्रिम उपग्रहों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हमारी कृत्रिम उपग्रह तो अच्छे से कार्य करें, परंतु उसके बीच में यह नुकीले कोई
भाग इसके अंदर आ गए तो हमारे किसी भी प्रक्षेपक को वो डैमेज कर सकते हैं, उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उपग्रहों पर और अन्य अंतरिक्ष यानों पर टकरा कर वह उन्हें हानि पहुंचा सकता है। यह कचरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह कचरा जैसे जैसे कोई अवकाश में प्रक्षेपक भेजा गया तो ये कचरा और बढ़ता जाता है। अतः भविष्य में नए अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण मुश्किल हो जाएगा। अतः इस कचरे का व्यवस्थापन करना आवश्यक है। इस हेतु कुछ पद्धतियों का अध्ययन और कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब इस कचरा को कैसे नीचे बुलाया जाए, पृथ्वी पर लाया जाए, उसके बारे में व्यवस्था की जा रही है, उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, उसके बारे में प्रयोग भी किए जा रहे हैं बेटा, है ना। तो इस समस्या पर जल्द ही उपाय प्राप्त होगा और भविष्य में उपग्रह तथा अंतरिक्ष यानों को खतरा नहीं होगा, यह आशा है। तो ये जो समस्या है बेटा, बहुत बड़ी समस्या है। इसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न हर एक देश अपने अपने द्वारा कर रहे हैं और भविष्य में उपग्रह और अंतरिक्ष यानों को कभी भी खतरा नहीं होगा, ये आशा रखते हुए इस पाठ को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ बेटा। जैसे यहाँ पे कुछ जानकारी बताई गई है इसरो के बारे में और अंतरिक्ष और विज्ञान के बारे में, यहाँ पे पुस्तकों के नाम बताए गए बेटा, वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं ग्रंथालय से। पहला है अंतरिक्ष और विज्ञान, जिनको डॉक्टर जयंत नारड़ीकर ने लिखा है, तो ये पुस्तक अवश्य पढ़िए। और एक दूसरा है बेटा कथा इसरो की, जिनको डॉक्टर वसंत गोवारीकर ने लिखा हुआ है। ये दोनों बहुत बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसरो और अंतरिक्ष में कार्य किया है। अंतरिक्ष तंत्रज्ञान के इस अभियान में उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। ठीक है, अब आखिरी पेज पर हमें इसके कुछ प्रश्नोत्तर बताए गए बेटा। ये प्रश्नोत्तर हम जल्दी ही देखेंगे, परंतु आप भी इसके उत्तर ढूंढने की ज़रूर कोशिश करिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो नहीं पता, परंतु जितना भी अभी तक मेरा आपको पहले पार्ट से आखिरी पार्ट तक पढ़ाया, जितना भी भाग है, कोशिश करिए उसको अच्छे से समझने की, पढ़ने की और उसके ऊपर आपके खुद के नोट्स बनाने की। ठीक है, और आपकी परीक्षा के लिए ढेरों बधाइयाँ देते हुए, बेस्ट ऑफ लक कहते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू क्लास, टेक केयर।